इंडिया। और ये शो है अनोखे इंडिया का आईना। यहाँ देखेंगे इंडिया का वो पहलू जिस पर आपको होगा फक्र। ऐसे लोग जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे OMG ये मेरा इंडिया। आज के एपिसोड में किस शहर में है आग वाले पान की दुकान और किस म्यूजियम की बढ़ाते हैं ये टॉयलेट शान। दिखाएंगे हजारों साल पहले की कलाकारी और मिलाएंगे ऐसे अनोखे पपीटियर से जिसके जैसा दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो शुरू करते हैं OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, awesome है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। और खाई के पान बनारस वाला कैसन हो भैया। स्वागत है आपका हमरा शो में जिसका नाम है OMG ये है हमरा इंडिया। हम आपको दिखाते हैं ऐसे कारनामे जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि गदगदा जाते हैं। वो क्या है ना, आज हमने थोड़ा बनारसी पान खाया है इसलिए थोड़ा बनारसी स्टाइल में बात कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया। आज हम आपको ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिससे मिलकर आप कहेंगे कि भैया पान जलैले जिगर से पिया। सुपारी के साथ पान के पत्तों को खाने का ट्रेडिशन इंडिया में हजारों सालों से है। मुगलिया सल्तनत की मलिका नूरजहां, जिन्होंने पान के पत्तों को कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ खाया तो डिस्कवर किया कि इससे होंठ लाल होते हैं। फिर तो लेडीज पान को लिपस्टिक की तरह इस्तेमाल करने लगी और इसके जायके ने आदमियों का दिल तो पहले से ही जीता था। पर आज मैं पान का एक ऐसा वर्जन दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। राजकोट गुजरात की गैलेक्सी पान शॉप। पान को भले ही पैन इंडिया खाया जाता है पर राजकोट गैलेक्सी के पान शॉप के ओनर मिस्टर प्रेम ताड़वानी जी बनाते हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग पान जिसे खाने के लिए इच्छा और हिम्मत दोनों चाहिए, क्योंकि ये पान है फायर पान। Open your mouth, yes, आप खाने के लिए रेडी हो जाओ। नाइनटीन 1972 से ताड़वानी फैमिली पान बिजनेस में है, जो शुरू से पान के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत फेमस हैं। 7 सालों से हम लोग फायर पान बना रहे हैं और लोग मजे लेके खा रहे हैं। चलिए प्रेम जी से जानते हैं कि उन्हें पान में फायर का तड़का लगाने की इंस्पिरेशन कहां से मिली। 7-8 साल पहले हम भाई मिलके बॉम्बे गए हुए थे। वहां पे फायर दारू मीन्स के जला हुआ दारू मिल रहा था। ये देख के हम लोगों को सोच आई हम क्यों ना फायर पान बनाएं और बेचें। फायर पान बनाने की सोच तो आ गई, पर उसे बनाए कैसे। 45 दिनों तक पूरी फैमिली ने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया और पान में कत्था, मुखवास, चमन बहार चटनी, सुपारी, खरीक, चेरी, केसर मसाला, थोड़ा माउथ फ्रेशनर और फाइनली ऊपर से 4-5 लौंग लगाई। लौंग जल सकती है इसीलिए उस पर आग लगाकर बना दिया फायर पान। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीठा और सादा 2 वैरायटीज और 30 रुपए में आने वाले फायर पान को ताड़वानी जी माउथ फ्रेशनर मानते हैं। मुंह बंद करते ही ऑक्सीजन सप्लाई थप और मॉइस्चर से फायर बुझ जाती है और आपको मिलता है फायर पान का टेस्टी स्मोकी एहसास। पहली बार में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अभी दूसरी बार ट्राई करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। मुझे हर हफ्ते यहाँ पे फायर पान खाने के लिए आदत सी हो गई। उसका टेस्ट बहुत मजेदार था। 1972 से लेके अभी तक हमने कुछ नया दिया है और आगे भी नया देते रहेंगे। फायर पान अभी हॉट है। बिक्री में भी ताड़वानी जी का ग्राफ ऊपर ही है। हर दिन 35 से 40 फायर पान बिक जाते हैं और फेस्टिवल्स में सेल 80 से 100 तक पहुंच जाती है। मतलब ये है फुल टू बिजी। ताड़वानी जी का मानना है कि नॉन टोबैको पान की ऐसी वैरायटी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। अम्मा क्या बात कर रहे हो यार, एक पान जरा हमें भी खिलाओ। पान खाने के पुराने ट्रेडिशन में इनोवेटिव फायरी ट्विस्ट देकर प्रेम जी हिट हो गए हैं और उनके फायर पान के दीवाने इस आग को खाने हर दिन उनके पास पहुंच जाते हैं। वाकई प्रेम जी उन इंडियंस में से हैं जिन्होंने अपने क्रिएटिव थॉट से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। मैं प्रेम तारवानी, ये मेरा फायर पान, ये मेरा इंडिया।
इसे हम कहेंगे अनबिलीवेबल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ अनबिलीवेबल। क्या बंदा है ये। कुछ लोग तब भी सोच रहे होंगे कि कृष्णा जो है बकवास कर रहा है, ये सब कैमरे की सफाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, ये वाकई हकीकत है। बंदा वाकई टैलेंटेड है। और चलो ये तो फिर भी एक स्टंट है, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उसे आप क्या कहेंगे? ये आप ही डिसाइड करिए। हम क्यों कहें आपको बार बार आप क्या कहेंगे? क्योंकि भैया हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ये देख कर कि हम इसे क्या कहें। खैर पान भी खत्म हो गया, इसको जरा साइड में रखते हैं। दोस्तों, आपने कई तरह की म्यूजियम के बारे में सुना होगा, हिस्टोरिकल चीजों का म्यूजियम, डॉल का म्यूजियम, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में सबसे यूनिक म्यूजियम है। इंडिया में कई घरों और गांव में जहां सेफ और प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं थे, वहां क्लीन इंडिया मूवमेंट के तहत कई नए नए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड का पहला टॉयलेट म्यूजियम इंडिया में ओपन हुआ था, तो आप भी कहेंगे ना OMG। 1596 में जॉन हैरिंगटन ने फ्लश टॉयलेट इन्वेंट किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन टॉयलेट म्यूजियम भी खुल जाएगा। टॉयलेट मैंने सुना ही नहीं है, आप कह रहे हो सही में टॉयलेट म्यूजियम? टॉयलेट म्यूजियम कौन बनाएगा भाई? टॉयलेट म्यूजियम? टॉयलेट म्यूजियम ये किसने बनाया? आज तक हमने सुना ही नहीं ऐसा। तो पालम, दिल्ली। 1992 में सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर भिंडेश्वर पाठक जी ने वर्ल्ड का पहला टॉयलेट म्यूजियम खोला। जी हाँ, टॉयलेट्स की हिस्ट्री की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। क्या लगता है कैसा होगा यहाँ का टॉयलेट म्यूजियम? एक टॉयलेट शेप में हो सकता है, बहुत डिस्गस्टिंग होगा। पॉट्स एवरीवेयर। जी नहीं, ये टॉयलेट म्यूजियम ऐसा है जहाँ है दुनिया भर के टॉयलेट्स की जानकारियाँ, और यहाँ है टॉयलेट्स के अमेजिंग कलेक्शंस। देश भर में आपने NGO सुलभ इंटरनेशनल के कई सुलभ शौचालय देखे होंगे, है ना? लेकिन ये सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स भी उसी NGO की पहल है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स एक ऐसा म्यूजियम जहां है 5000 साल पुराने टॉयलेट्स की इंफॉर्मेशन। वाव, मतलब टॉयलेट तब भी होते थे गाइस। जी हाँ, इस म्यूजियम में आपको जानकारी मिलेगी ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पुराने ड्रेनेज सिस्टम की, जो था इंडस वैली में। दोस्तों, 3000 BC की हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता में भी ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, टॉयलेट्स और सोक पिट्स थे। साथ ही साथ वहां के लोग कुएं और बेथिंग टैंक्स यूज करते थे। वाव, एंशियंट इंडिया के लोग सैनिटेशन को लेकर कितने एडवांस थे, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस म्यूजियम में। म्यूजियम के क्यूरेटर बगेश्वर झा जी ने हमसे शेयर किया सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स बनाने का आइडिया कैसे आया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक लंदन गए तो वहाँ पर मदम तुसाउद के मोम वाले म्यूजियम को देखा, तो इन्होंने कहा कि अब मैं अपने आइडिया को ज़्यादा विलम्ब नहीं कर दूंगा, मुझे इसे साकार रूप देना है। और यहाँ आकर के 1992 में सुलभ ने दिल्ली स्थित सारे राजदूतावासों को पत्र लिखा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स बना रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने देश में जो टॉयलेट संबंधी फैक्ट्स, फिगर्स, फोटोग्राफ हैं उन्हें भेजिए। और उन लोगों ने भेजा और इस तरह से इस म्यूजियम की स्थापना हो गई। टाइम मैगजीन के सर्वे में वर्ल्ड के 10 क्वर्किएस्ट म्यूजियम में ये म्यूजियम 3rd पोजीशन पर था। क्या बात है, मतलब अतरंगी चीजों में भी इंडिया पीछे नहीं है दोस्तों। हर साल 10,000 लोग इस म्यूजियम को देखने आते हैं और अब तक 30 लाख लोगों ने इनकी साइट विजिट की है। यहाँ एंट्री फ्री है, यहाँ पार्किंग फ्री है, यहाँ गाइड सर्विस फ्री है। और क्यों फ्री है कि हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, हमारे लिए एक मैसेज है। व्हाट इज दैट मैसेज? दैट इज टॉयलेट फॉर ऑल। यहाँ एक और कमाल की चीज है, फ्रांस के किंग लुई 14 की राजगद्दी नुमा टॉयलेट सीट, जिसे वो दरबार में लगाते थे ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। बोलो सेनापति, रिलैक्स हजूर आला। वाह भाई वाह, किंग है तो जो मर्जी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर इससे उनके दोनों काम एक साथ हो जाते थे। दरबार में अपने फैसले सुनाने के साथ साथ खुद को हल्का करने का उनका ये तरीका वाकई मजेदार था। इस म्यूजियम में मॉडर्न टॉयलेट्स का एक अद्भुत नमूना है इनसिनोलेट। ये एक इलेक्ट्रिक टॉयलेट है जिसे US नेवी ने अपनी सबमरीन्स के लिए डेवलप किया था।
इस पर लगे एक बटन को दबाने से ही वेस्ट राख बन जाता है। नहीं, घबराइए मत, इस पर बैठने से आपको करंट नहीं लगता है। टॉयलेट फॉर ऑल के मकसद से बना है ये टॉयलेट म्यूजियम। क्लीनलीनेस को बढ़ावा देने की लाजवाब मिसाल है। यहाँ हम 5000 साल पुराने सफर से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक आते हैं। टॉयलेट्स की ऐसी साइंस और हिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको इंडिया के इस सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में, जिसे देखकर मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, OMG, ये मेरा इंडिया। तो दोस्तों, आपने अपने घर में या दोस्तों के बीच ऐसी कई मिसालें सुनी होंगी। वो लोग कहते हैं ना अक्सर कि ये देख, मेरे पास मेरे दादा के जमाने की घड़ी है। दूसरा बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, ये देख मेरे पास 200 साल पुराना सिक्का है। आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वो 100 साल पुरानी नहीं, 200 भी नहीं, 500 भी नहीं, 1000 भी नहीं, बल्कि पूरे 15,000 साल पुरानी आर्ट है। दोस्तों, शुरुआत से ही इंसान फ्यूचर के लिए हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशंस करता आया है ताकि आने वाली जनरेशंस को अतीत के बारे में पता चल सके। आज हम आपको कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बताएंगे जिससे हमें प्री हिस्टोरिक इंसान के रहन सहन और जिंदगी के बारे में पता चलता है। रायसेन MP, यहाँ की रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में है 600 से भी ज्यादा प्री हिस्टोरिक रॉक केव्स। 1957 में जब डेरिंग आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकनकर ने इन भीमबेटका केव्स की डिस्कवरी की तो इनमें से करीब 350 केव्स की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग बनी थी जो हजारों साल पुरानी थी। केव्स की दीवारों पर पेंटिंग, पर क्यों? जितने रिसर्च करने वाले हैं इसके पीछे अलग अलग वजहें देते हैं, पर ज्यादातर का यह मानना है कि इन पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के जरिए हमारे पूर्वज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और अपनी लाइफ को आने वाले भविष्य के लिए डॉक्यूमेंट भी करते थे। इन पेंटिंग्स में आपको पेलियोलिथिक पीरियड से लेकर मिडिवल पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। पब्लिक के लिए खुली सिर्फ 12 केव्स में सबसे पुरानी पेंटिंग करीब 15,000 साल पुरानी है। पेंटिंग्स में आपको जंगली जानवर, उनका शिकार करते इंसानों की पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी। इन पिक्चर्स को बनाने वालों ने इनके जरिए अपने रहन सहन, डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चर और उनसे जुड़ी कई चीजें पेंट की हैं, जैसे हाथी, सांभर, बाइसन और हिरन। पर ये पेंटिंग किन ब्रशेस और किस पेंट से बनी होंगी जो इतने सालों के बाद भी एकदम सही सलामत हैं? दरअसल पेलियोलिथिक एज वो युग था जब इंसान ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए। ये युग 26 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक रहा। इस युग के अंत तक इंसानों ने एडवांस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर लिया था। खेती भी इस दौरान शुरू हो गई थी। और जब पेंटिंग और ड्राइंग बनाने के लिए इंसानों को टूल्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने दिमाग के सभी घोड़े दौड़ा लिए। ये हैं SS गुप्ता जी, जिन्होंने करीब 15 सालों तक बतौर सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट इन केव्स पर काम किया है और इनका ये मानना है, ये जो रंग आप देख रहे हो तरह के, जैसे लाल है या सफ़ेद है, तो जो लाल रंग है उसको बनाने के लिए यहाँ पे गेरुआ रंग मिलता है, जो हीमेटाइट एक लाल रंग का पत्थर होता है जो यहाँ की सरफेस सतह पे पाया जाता है इन सैलासरों की। इसी तरह जो सफ़ेद रंग के चित्र आप देख रहे हो उनको बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है। और ये चूना और ये लाल रंग जब ये अपने पत्थर में इसके चित्र बन जाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है और इस बॉन्ड के बनने के बाद फिर वो चित्र किसी भी उसमें निकलता नहीं है वहाँ से। पिसे हुए कलर्स को ऑयल के साथ मिलाते थे जो शायद जानवर की चर्बी, बीजों को पीसकर या फिर पेड़ों से निकाला जाता था। यह भी एक वजह है कि इतने सालों तक इनका रंग जैसे का तैसा है। और पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश नहीं, पॉर्क्यूपाइन के कांटे, पेड़ों की टहनी और उंगलियां यूज की थी। वेरी स्मार्ट आदि मानव। हाँ, इनकी खूबी यह है कि इनके साथ साथ यहाँ पर पत्थर के औजार मिलते हैं जो कि अन्यत्र जगहों पर नहीं पाए जाते हैं और इतनी बहुतायत में जो चित्रकारी है वो एक स्थल पर कहीं देखने को नहीं मिली है। ऐसी अमेजिंग पेंटिंग वाली हिस्टोरिक केव्स का फ्यूचर सुधर जाए इसलिए 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया।
दुनिया में और भी कई जगह ऐसी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स पाई गई हैं, जिसमें स्पेन की एल कैस्टिलो केव्स, फ्रांस की शूवे केव्स हैं, लेकिन सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग सुलावेसी इंडोनेशिया के मारोस की पेंटिंग्स हैं। कहा जाता है कि यहाँ की बनी एनिमल्स की तस्वीरें 35,000 साल पुरानी हैं। महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव यहाँ पर आके रुके थे और जिस जगह पर भीम बैठे उसे भीम बैठका कहा गया, जो बाद में भीम बैठका कहलाया। अब महाभारत काल का कोई हीरो यहाँ आया हो या नहीं, पर यहाँ की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स अपने आप में एक हीरो हैं और हजारों साल के बाद भी इन पत्थरों की गुफाओं में इनका टशन बरकरार है। देखा, कृष्णा सिर्फ हंसी मजाक नहीं करता, नॉलेज की भी बातें करता है। लेकिन एक बात सच है कि ऐसी जगह पर जाकर मन बड़ा शांत रहता है और इंसान अपने बारे में सोच पाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। लेकिन अभी आप अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक कर लो, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आप अपने रिश्तेदारों को इमीडिएटली फोन करेंगे और बोलेंगे यार जल्दी से OMG ये मेरा इंडिया लगाओ। क्योंकि आज तक हमने सुना है कि लड़कियां जो होती हैं वो हम लड़कों को कठपुतली की तरह नचाती हैं, लेकिन अब मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूं वो लड़की कठपुतली को ऐसे नचाती है कि कठपुतली भी बोलने लगती है कि बहन तू ऐसा कैसे कर लेती है यार। लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको अपना रूटीन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, पर इंडिया में कोई है जो एंशिएंट स्टोरीज के कैरेक्टर्स की लाइफ को ऊपर के होंठ और नाक के बीच की जगह पर बैलेंस करती है, और वो ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती लड़की है, इसलिए वो कहलाती है द लोन स्ट्रिंग पपेटियर। केरला के मोनीपल्ली गांव में रहने वाली रेंजनी इस एंशिएंट स्ट्रिंग पपेट्री को करने वाली वर्ल्ड में एक अकेली परफॉर्मर है, और अगर वो इस पपेट्री को नहीं सीखती तो एंशिएंट इंडिया की ये आर्ट सिर्फ हिस्ट्री रह जाती। सिर्फ 15 साल की रेंजनी अपने ऊपर के होंठ और नाक के बीच की जगह पर लकड़ी से बने इन स्ट्रिंग पपेट्स को बैलेंस करती है। इस आर्ट फॉर्म को कहते हैं नोकू विद्या पावाकल्ली। मलयालम में नोकू का मतलब होता है देखना और विद्या मतलब टेक्निक। इसमें आर्टिस्ट एक स्टिक पर लगे पपेट्स को अपने होठों की ऊपर की जगह पर बैलेंस करता है और उन्हें देखते हुए लटकती स्ट्रिंग से पपेट्स चलाता है। जिस पपेट्स को हाथों से नचाना आसान नहीं होता, उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में रेंजनी होठों के ऊपर बैलेंस करती है। अपने एक्ट्स के जरिए वो रामायण और महाभारत की कहानियों के 10 अलग अलग एक्ट्स परफॉर्म करती हैं। परफॉर्मेंस में उनके साथ 2 और इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, एक ड्रम बजाते हैं और दूसरा मेंबर कहानी को गाने के अंदाज में कहता है। इस परफॉर्मेंस में रामायण का वो सीन दिखाया जा रहा है जिसमें मेघनाद के बाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे थे। इन कहानियों के कैरेक्टर्स खुद को ऐसी बच्ची के होंठ पर ऐसे नाचते हुए देखते तो वो भी जरूर कहते OMG क्या परफॉर्मर है यार। एक्चुअली इस आर्ट फॉर्म में रेंजनी का इंटरेस्ट पैदा हुआ अपनी ग्रैंड मदर पंकजाक्षी जी को देखकर। जिस आर्ट को जनरेशन से सिर्फ पंकजाक्षी की फैमिली करती आई थी, उसे आगे बढ़ाने के लिए उनके पास रेंजनी ही एक जरिया था। पंकजाक्षी की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपनी इस आर्ट फॉर्म की विरासत थमा दी रेंजनी को। शुरू में रेंजनी तैयार नहीं थी, पर इस अनोखी आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट हेल्प और कुछ फॉरेन टूर्स ने रेंजनी का इंटरेस्ट बढ़ा लिया और आज वो अपनी इस फैमिली लेगेसी को अपने दम पर अकेले आगे बढ़ा रही हैं। वाओ, मैं तो तुम्हें सैल्यूट करता हूं रेंजनी। इन पपेट्स को रेंजनी के ग्रैंडफादर ने 30 साल पहले बनाया है, जिनकी देखभाल करता है रेंजनी का भाई। नोकू विद्या पावाकली एक फैमिली का ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसे अगर 10th में पढ़ने वाली रेंजनी नहीं सीखती तो ये भी हिस्ट्री बनकर रह जाती। पर इस मुश्किल आर्ट को सीखकर मोनीपल्ली की इस लोन पपेटियर ने
ना सिर्फ अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने दम पर इंडिया की एक इंपॉर्टेंट आर्ट की लाइफ भी बरकरार रखी है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी हर गली में कोई ना कोई टैलेंट बसा हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों में भी वो यूनिक टैलेंट हो, और अगर वाकई है तो प्लीज लॉग ऑन करिए historyindia.com/OMG, या फिर आप इस नंबर पर हमें मिस कॉल दे सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में होगा दम तो हम उसे जगह देंगे अपने फाइनल एपिसोड में। तो देखते रहिए OMG ये मेरा इंडिया। सी यू।